हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 की, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टर्म है हमारे चैप्टर का, दैट इज रिसोर्स। तो वो डिस्कस करते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technological accessible and economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो कोई भी ऐसी चीज जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल का मतलब क्या हुआ कि हम उसको किसी न किसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। और वैसे ही इकोनॉमिकली फिजिबल की उसका जो इकोनॉमिक रेट है, जो मतलब अगर हम किसी भी चीज का इकोनॉमिकल फिजिबल देखें तो इट मीन्स उसका क्या रेट है, क्या वो इजीली हर कोई परचेज कर सकता है। तो इसलिए वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अगर हम एक बात करें किसी भी वीड की, वीड क्या हुआ, एक ड्रग हुआ, तो ये क्या होगा, ये भी इजीली अवेलेबल है और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, बट ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक रिसोर्स तो है, लेकिन जब हम इसको कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं मानते तो वो हमारे लिए एक यूजफुल रिसोर्स जो है वो नहीं रहता। लेकिन अगर हम यहीं पर कोल की बात करें तो कोल जो है वो हाउस में भी यूज होता है और इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है माइंस के थ्रू एंड इकोनॉमिकली फिजिबल भी है। तो इसलिए हम कोल को क्या है, एक रिसोर्स मानते हैं। या फिर हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको भी हम एक रिसोर्स मान सकते हैं। ये जो भी चीज जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो ह्यूमन के लिए क्या है, एक रिसोर्स है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर की, विंड की, सोलर पैनल्स की, जो सोलर एनर्जी से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जियोथर्मल या हाइड्रो पावर्स की, तो ये सारी क्या चीजें हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज जो है वो डेली रूटीन लाइफ में अपनी करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, कि नेचर से दी हुई कोई भी चीज का हम जो एज ए रिसोर्स कैसे यूज करते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी ने क्या करा, बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको कोई भी नेचर से एग्जांपल लेते हैं कि हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट से हमें नेचर प्रोडक्ट क्या मिलता है, वुड। तो वुड से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमने क्या किया, एक यहाँ पर कारपेंटर ने अपनी शॉप खोली, एक इंस्टीट्यूशन खोला जिसमें वो इसी वुड का जो है वो ट्रांसफॉर्म करके क्या बना देगा, फर्नीचर बना देगा। तो उससे क्या होगा, हमने एक रिसोर्स को जो है एक पूरे सर्कल में इसको यूज करते हुए इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, की हमने उस वुड से अपना फर्नीचर बना लिया एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए। तो अब ये रिसोर्सेज किस टाइप के होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो किन बेसिस पे की जाती है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ये आए कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या था। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास आते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। ये जो सारे रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन है हम फर्दर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर से हम एक व्यू देख लेते हैं, ओवरव्यू, कि इसमें क्या क्या आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी, की एक्सॉस्टेबिलिटी मतलब ये ज्यादा समय तक टिकते हैं या एक बार यूज के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इनको ऑन कौन करता है, क्या वो कोई इंडिविजुअल है जो इस रिसोर्स का यूज करता है, क्या एक कम्युनिटी मिलकर इनका यूज करती है, या ये नेशनली जो है इनके पास जो है वो अथॉरिटी है नेशन वाइड की उसका यूज कर सके, या फिर इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है इस रिसोर्स का यूज किया जाता है या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। और लास्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, की कितने ज्यादा लेवल तक जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए डेवलप हो चुके हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल, सेकंड है डेवलप्ड स्टॉक एंड थर्ड है रिजर्व्स। तो ये जो है अब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, की उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास है बायोटिक एंड सेकंड हमारे पास है एबायोटिक। तो बायोटिक में कौन सी आएंगी, सारी लिविंग थिंग्स जो है वो आएंगी जिनमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। और एबायोटिक क्या हो जाएगा, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर जो लाइफ है वो अब सपोर्ट नहीं करती है, इसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो एबायोटिक में हमारे पास क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे, रॉक्स एंड मेटल्स, इनमें लाइफ नहीं होती। लेकिन अगर बायोटिक देखें तो ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है, फ्लावर्स की कैटेगरी, और फोना क्या होता है, एनिमल की कैटेगरी। जितने भी स्पीशीज जो होती हैं
वो हमारी आ जाएंगी फ्लावर की फ्लोरा में, एनिमल्स की आ जाएंगी फौना में। वैसे ही फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक भी जो है वो भी बायोटिक होंगे, क्योंकि इनमें भी जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, कि कितनी जल्दी ये रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्ट कर जाएंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है रिन्यूएबल एंड सेकंड हमारे पास आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल में क्या आते हैं, जो हम रीजनरेट कर सकते हैं, कि हम इनको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, कि हम किसी भी तरीके से इनको जो है वो रीजनरेट कर लें। तो ये हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हो जाएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे अगर हमारे पास सन है तो उस सन से हम क्या है, सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं चाहिए जो कि एग्जॉस्ट हो जाए या जो हमारे पास लाइफ टाइम हमारे साथ ना रहे, क्योंकि सन एक ऐसा रिसोर्स है जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा, इसलिए हम डायरेक्टली इससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें कोल की, तो कोल एक ऐसा हमारे पास रिसोर्स है जो एग्जॉस्ट कर सकता है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इसको जो है हम किसी भी तरीके से, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो या कुछ भी हो, हम आर्टिफिशियल कोल जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। और कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे पास सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी ये जो है हमें मिल पाते हैं। इनके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इन्हीं फॉर्म्स में हम इनको किसी भी तरह से जो है वो रीजनरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यही मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, की इनको ओन कौन करता है, कौन इनका ओनर है। और इसमें हमारे पास आएगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज, की ऐसे रिसोर्सेज जो एक इंसान अपने लिए ही जो है वो यूज करेगा। दे ओन प्राइवेटली, कि प्राइवेटली हम किस चीज का यूज करते हैं, या तो वो घर होता है या कोई भी ऑटोमोबाइल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पाउंड्स, वाटर इन वेल्थ। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंडिविजुअली रिसोर्सेज हो जाएंगे, कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपने यूज के लिए इन रिसोर्सेज का जो है वो यूज करता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, हमारे पास पब्लिक पार्क्स आ जाएंगे, ग्रेजिंग ग्राउंड्स आ जाएंगे और ब्यूरियल ग्राउंड्स आ जाएंगे। तो ये पिकनिक स्पॉट्स और ये सारी जो चीजें हैं, ये कम्युनिटी मिलकर जो है वो इनका यूज करती है। तो ये क्या हो जाते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज में क्या होगा, जो पूरे नेशन है उनके लिए वो एक रिसोर्स है जिनको वो इजिली यूज कर सकते हैं। अब इनके बीच में हमारे पास क्या आएंगे, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, जब हम अपने लैंड पर जब हम कुछ भी जो है वो मेजर करते हैं, तो वो हम किस में करते हैं, किलोमीटर्स में, या फिर हम करते हैं मीटर्स में। लेकिन जब हम ओशन की बात करते हैं तो ओशन में हम किलोमीटर और मीटर्स में बात जो है वो नहीं कर पाते, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, टर्म नॉटिकल माइल्स। तो ये जो है, अगर हम नेशनल लेवल पर देखें कि नेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर हमारा इंडिया का ये जो बाउंड्री एरिया है, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स जो है, जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड किए जाएंगे बाय नेचर, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, हम सिर्फ उन्हीं का जो है वो यूज कर पाएंगे। और वैसे ही अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज में देखें, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेशनली हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इनका यूज कर सकते हैं। द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कि हमारा अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ अमेरिका। तो इसमें क्या होगा कि अप टू 200 नॉटिकल माइल्स क्या होगा, हम इनका यूज कर पाएंगे। कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका भी जो है वो इसका एक्सेस रख सकता है इन रिसोर्सेज का, और वैसे ही साउथ अमेरिका भी रख सकता है। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक जोन। तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, की उनकी कितनी हद तक डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है और कितनी टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जा रही है इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, उन रीजन में पाए जाते हैं जहां पर इनकी यूटिलाइजेशन जो है वो अभी तक इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। ये रिसोर्सेज वहां पर मिलते हैं, लेकिन अभी तक इनका यूटिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ। जैसे राजस्थान और गुजरात में हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज है, विंड एंड सोलर एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर वहां पे बनाई जा सकती है, लेकिन एज ए रिसोर्स हम उसको इतना ज्यादा यूटिलाइज जो है वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज वी हैव
प्रॉपरली डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज दीज पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे पास आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप में क्या है, जो ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, इनका जो है यूज भी हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें डेवलप में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको ऑलरेडी हम एक्सट्रैक्ट करके जो है इनका यूज जो है वो शुरू कर चुके हैं। और इनकी जो रिसोर्सेज की डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है इनकी टेक्नोलॉजी पे और लेवल ऑफ फिजिबिलिटी पे। थर्ड हमारे पास आता है स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, जब हम कहते हैं ना घर पे हमने सामान जो है वो स्टॉक में रखा हुआ है, कि हमारे पास एक रिजर्व है, जो हमने एक चीज बचा कर रखी है। मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। तो स्टॉक क्या होगा, हमारे पास रिसोर्स है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज को एक्सेस करने के लिए, तो वो हमारे पास हो जाएगा एक स्टॉक हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डो नॉट हैव एनी एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज इट। अगर हम H2O में से H2 मतलब हाइड्रोजन जो है हमारा, उसको अलग कर दें और जो ऑक्सीजन है उसको अलग कर दें, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा O2। तो अगर हम इनको अलग अलग यूज कर लें तो इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, हम अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन और बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिजर्व्स। तो रिजर्व क्या होते हैं कि एक रिजर्वेशन चलती है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये है, लेकिन हम हर चीज को जो है वो एक लिमिटेड फॉर्म में जो है वो यूज कर रहे हैं। जैसे वाटर इन द डैम्स, हम वाटर से बहुत सारी हाइड्रो एनर्जी भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसको थोड़ा लिमिटेड लेवल पे जो है वो कंज्यूम करते हैं। और वैसे ही फॉरेस्ट जो है, अगर हम एक्सट्रीम इनका यूज कर देंगे तो ये जो रिजर्व्स हैं हमारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट या कोई भी ऐसा रिसोर्स जो लिमिटेड हो उनको हमें एक बैनर में यूज करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर के लिए भी जो है वो इस रिसोर्स को बचा के रखा जा सके। रिसोर्सेज को डेवलप करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो डेवलपमेंट के साथ साथ जब रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ तो उनसे क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली। फर्स्ट हमारे पास आता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारा जो रिसोर्सेज हैं, तो उसको क्या करोगे आप, डिप्लीशन कर दोगे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर लोगे अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए। इतना लालच कि हम उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दें। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, रिच एंड पुअर। तो अगर आप इस टाइम पे कोविड की सिचुएशन देखो, अगर आप कोविड का एग्जांपल दो, तो कोविड-19 जो वायरस है उसकी जो सेकंड वेव आई इंडिया में, उससे क्या हुआ, बहुत बार ऐसे देखने को मिला कि जो वीआईपी कैटेगरीज थी उनको जो है वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइमिंग पर मिली। उसके बाद जो इनके पास रिसोर्सेज हैं वो भी इक्वली इनको राइट टाइम पर मिल गए। लेकिन यहीं पर जो पुअर सेक्शन था हमारे सोसाइटी का, उनको जो है वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आई और उनको जो है ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे क्या पता लगता है कि ऑक्सीजन जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो सबको इक्वली मिलना चाहिए और उनका ये राइट भी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे वीआईपी सेक्शन है या जो हमारी क्रीमी लेयर है, उनको ये सब चीजें जो है इजीली एक्सेसिबल हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे रिसोर्सेज का, जो एक क्रिएट करेगा प्रॉब्लम उस रिसोर्स के लिए। उसके बाद आता है इट हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, अर्थ का गर्म होना, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो इसमें क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसी जो हमारी हॉट वेव्स हैं, या हम अगर ये बोले कि हमारा जो अर्थ का हीटअप होना है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो ओजोन लेयर थी उसका डिप्लीशन हो गया। ओजोन लेयर में जो है एक होल देखने को मिला। उस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन जो है वो रिसोर्सेज के, अगर हम देखा जाए तो बहुत ही बड़ा जो एक वो प्रॉब्लम है। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में इन्हीं रिसोर्सेज के लिए जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 जो है हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इन्हीं के लिए जो है वो लड़ाई झगड़े जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो भी देखने को मिलती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट
एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो डेफिनेशन है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि हम अपने एनवायरमेंट को जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचाएं, और जो डेवलपमेंट है वो प्रेजेंट के साथ भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, कि आज के टाइम में ऐसा नहीं हो कि आज रिसोर्सेज की कमी है लेकिन हम फ्यूचर के लिए जो है उनको एज ए स्टॉक या एज ए रिजर्व जो है वो रख रहे हैं, वो भी जो है वो सही बात नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी जो है वो इन्हीं रिसोर्सेज को बचाएंगे। और ऐसे हम मेथड्स यूज करेंगे, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स लाएंगे कि कोल की जगह हम जो है वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का यूज शुरू कर दें। इससे रिलेटेड जब हम एनवायरनमेंट पर आते हैं तो सबसे पहला जो एक समिट था, जो अर्थ समिट जो नाम से जाना जाता है, वो हमारा हुआ था इन जून 1992 इन रायो द जेनेरियो इन ब्राजील। जो कंट्री है वो हमारी आती है साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो यहाँ पर जो है हमारा रायो द जेनेरियो है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी। पहली बार जो क्लाइमेटिक है या हमारे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई थी। एंड द समिट में जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो है वो ग्लोबल लेवल पर बात की गई थी। पैनल में जितने भी कंट्रीज थी, जितने भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने एक साइन करी, एक डिक्लेरेशन को साइन किया गया फॉर ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि इनको कंजर्व करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं अर्थ समिट। की इन्होंने अर्थ से रिलेटेड जो है यहाँ पर चेंजेस की जो है वो मांग की, ताकि यहाँ पर हम जो क्लाइमेट चेंज है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको जो है वो बचा सकें। द रायो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21, क्योंकि इनका जो एजेंडा था, कि इनका एजेंडा क्या था, अपनी अर्थ को बचाने का। तो इसलिए इन्होंने एक एजेंडा दिया जिसमें 21 जो थे वो अचीविंग गोल्स थे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो एजेंडा 1 क्या था, एजेंडा 21 था, एक डेक्लेरेशन थी साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED के अंडर इन्होंने क्या किया था, एजेंडा 21 में एक डेक्लेरेशन साइन की गई थी विच टुक प्लेस एट द रायो द जेनेरियो इन ब्राजील। में इनके पास 21 एजेंडास थे जिनके अगेंस्ट इनको जो है अपनी प्लानिंग करनी थी, ऐसी डेवलपमेंट करनी थी कि एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाए, डिसीज थ्रू ग्लोबल ऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। की ये जो सारी चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़े टाइम के बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ जो है वो रिड्यूस की जा सके। एंड मेजर ऑब्जेक्टिव Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21, की सारी लोकल गवर्नमेंट जो है नेशनल लेवल पर वो अपने लोकल एजेंडा 21 देखें कि किस कंट्री को किस टाइप की जरूरत है प्लानिंग की, तो वो अपने अलग से एजेंडा 21 लॉन्च करे कि उस कंट्री में ये 21 एजेंडास पर जो है वो काम होना चाहिए। हमारे पास है रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग से क्या होगा, हम हर लेवल पर जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे रिसोर्सेज का जो है वो कर पाएंगे। कि यहाँ पर कुछ एक ऐसी कंट्रीज होंगी जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से क्या होगा, जो भी हमारे एक्यूट शॉर्टेज होगा वाइटल रिसोर्सेज का, इनको हम बैलेंस कर देंगे बाय प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। में प्लानिंग की बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, फर्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, कि कौन कौन से रीजन में हमारे पास किस टाइप के जो है वो रिसोर्सेज मिलते हैं उनकी मैपिंग की जाए। एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट की जाए। क्वांटिटेटिव क्या होता है कि कितने क्वांटिटी में जो है वो वहां पर रिसोर्सेज मिलते हैं, और क्वालिटेटिव में होगा कि किस क्वालिटी के, अगर हम कोल की बात करें तो किस एरिया में कितने क्वांटिटी में कोल जो है वो इजीली प्रोवाइडेड है। उसके बाद हम क्वालिटी की बात करेंगे, कोल में भी कितने अच्छी वैरायटी का या कितने ज्यादा क्वालिटी का कोल वहां पर मिलता है। तो ये सारी चीजों के लिए क्या है, इसकी मैपिंग की जाए। इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किन इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें हमें टेक्नोलॉजी का पता हो, स्किल्स का पता हो, या इंस्टीट्यूशनल सेटअप ही क्यों ना हो। कि अगर हमें हमारे पास पता है कि झारखंड में जो है हमारे पास कोल है,
तो उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और यहाँ पर हमारे जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, बोकारो स्टील प्लांट, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें यहाँ पर जो हमारा कोल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसको एज ए रिसोर्स जो है वो भेजा जाता है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनके साथ ये जो हमारे स्ट्रक्चर है, जो हमारी प्लानिंग है वो मैच करनी चाहिए ताकि जो बैलेंस डेवलपमेंट है वो हो सके। रिसोर्सेज जो है वो तभी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे किसी भी एक कंट्री की या किसी भी नेशन की डेवलपमेंट में जब हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी होगी, या फिर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो है वो उस कंट्री में या नेशन में देखने को मिलेंगे। इंडिया हैज मेड एफर्ट्स के बाद क्या हुआ, वी हैव अचीव्ड द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, की हमने इन्हीं सारे रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए, इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या किया, 5-year प्लान्स बनाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ताकि हम इन सारे रिसोर्स की जो है वो कर सके और एक सिस्टमेटिक वे में हम इनको यूज कर सके टू ओवरकम इररेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की। लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो अर्थ ने हमें दी है, जो ह्यूमन है वो अपने आप से लैंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है, जैसे कि हमें सबको पता है कि बहुत सारे माउंटेनियस एरियाज भी हैं इंडिया में, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, जिनकी वजह से इसे सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स की वैरायटी जो रिलीफ की होती है वो हमारे इंडिया में है। तो यहाँ पर अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर प्लेन जो है वो 43% एरिया जो है वो कवर करते हैं इंडिया का, एंड 30% जो यहाँ पर एरिया है वो माउंटेन्स कवर करते हैं, एंड रेस्ट जो 27% है वो हमारे कवर करते हैं प्लेट्यूज। लैंड यूज पैटर्न कैसा है कि लैंड जो भी है हमारे पास, अगर ये लैंड अवेलेबल है तो इसमें किस पैटर्न में हम उसको लैंड को जो है वो यूज करते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स पे। तो फर्स्ट फिजिकल में हमारे पास क्या आ जाता है, टोपोग्राफी की, वहां का रिलीफ कैसा है, कि वो माउंटेनियस एरिया है या फिर वहां पर कोई कोस्टल रीजन है या वहां कोई डेजर्ट है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट, कि वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, कि वहां थ्रू आउट जो है वो ईयर वहां पर स्नो गिरती है या वहां बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर हमें स्नो भी देखने को मिलती है सिक्किम एरिया में, और अगर हम रेनफॉल की बात करें तो मेघालय जैसे स्टेट में हमें कंटिन्यूस रेनफॉल भी देखने को मिल सकती है फॉर कंटिन्यूटी इन 15 डेज की, 15 दिन तक वहां पर कंटिन्यू जो है वो बारिश हो। वैसे ही सॉइल टाइप भी जो है वहां पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एरिड रीजन की बात करें, किसी भी डेजर्ट रीजन की बात करें, तो वहां पर जो सॉइल है वो सूखी होगी, एरिड होगी। लेकिन अगर हम यही सॉइल टाइप बात करें मेघालय जैसे स्टेट में जहां पर एक्सट्रीम लेवल रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, तो वहां पर हमें किस टाइप की सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी, या तो वो बहुत ज्यादा लूमी होगी या वो क्लेई होगी ड्यू टू ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। और उसके बाद हमारे पास आते हैं ह्यूमन फैक्टर्स, वो क्या आएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी की, किस एरिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी, की जिस एरिया का रिलीफ जो है वो उसको सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी को, वहां पर कितनी टेक्नोलॉजी जो है वो पहुंच सकती है। अगर हम किसी भी माउंटेनियस एरिया में देखें तो वहां तक ये टेक्नोलॉजी को पहुंचाना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर हम वहां पर एक्सेसिबिलिटी दे दे रोड्स की, तो वहां पर भी जो है वो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा, कि किस टाइप की कल्चर एंड ट्रेडिशन जो है वो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, और उसी टाइप से हमारा लैंड यूज पैटर्न जो है वो बदल जाता है। लैंड एक रिसोर्स है तो उसको ह्यूमन जो है ओवर यूज करके उसको डिग्रेड कर देते हैं। और क्या ऐसे कंजर्वेशन मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम अपने लैंड को जो है कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लैंड डिग्रेड कैसे होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेयरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन, की एफोरेस्टेशन, क्योंकि लैंड यूज पैटर्न जब चेंज होगा, जब हाउसिंग चाहिए होगी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पर क्या है, डिफोरेस्टेशन देखने को मिलेगी, ओवरग्रेजिंग देखने को मिलेगी, और माइनिंग की वजह से बहुत सारा लैंड एरिया जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग द लैंड, क्योंकि एक ही अगर हमें लैंड पर कहीं पर भी कोई ऐसा रिसोर्स मिलता है तो माइनिंग कर करके वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जब हम उसको कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो लैंड जो है वो
सूटेबल नहीं रहता किसी भी और दूसरी चीज के लिए। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, क्योंकि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, वो डायरेक्टली लैंड पर डंप करने की वजह से क्या होता है, लैंड की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। एंड सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर एफॉरेस्टेशन, दोबारा से उन्हीं सारी लैंड्स को यूज करते हुए जो है वो ट्रीज को ग्रो किया जाए, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कि एक ही लैंड पर बार बार जो है वो ग्रेज ना किया जाए। प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, अगर आपने यहाँ पर जो है इस एरिया में अपनी कल्टीवेशन करनी है तो यहाँ क्या होगा, अब इनको सपोर्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पर थोड़े थोड़े प्लांट्स लगा दोगे, यहाँ ट्रीज लगा दोगे, जो ये सारी जो हमारे पास एरिया है इस क्रॉप को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो ये भी हम आगे जो है वो देखेंगे। तो उसके बाद हमारा है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, की जितने भी हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं, जितने भी एरिड रीजन या डेजर्टिक एरियाज में होते हैं, वहां पर हमें थॉर्नी बुशेस लगानी चाहिए ताकि वो जो सैंड ड्यून्स हैं वो विंड की वजह से मूव ना करें, वो स्टेबल रहें। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, की जितना भी हमारा वेस्ट जो है वो हम लैंड पर डंप करते हैं उसकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, जिसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, की एक लिमिटेड लेवल पर माइनिंग की जाए, किसी भी लैंड को डिग्रेड होने तक उसे बचाया जा सके। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, की जितना भी हमारा वेस्ट जो है हम लैंड पर फेंकते हैं उससे पहले उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, कि जितना भी केमिकल है वो एक्सट्रैक्ट करके जो वात का वेस्ट रहता है सिर्फ उसको ही डंप किया जाए। हमारे पास जो रिसोर्स है वो है सॉइल, और सॉइल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं वहां के किसी भी पेरेंट रॉक से, एंड इट इज यूज एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो अगर आप माइक्रो टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में देख लो या ह्यूमन बींग्स देख लो, तो सबको सपोर्ट करती है हमारी ये सॉइल एज अ रिसोर्स, एंड इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ, और एक फ्लड इस पूरे सेंटीमीटर को जो है वो बहाकर ले जा सकता है, क्योंकि वाटर में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो अगर वहां पर कोई भी प्लांटेशन ना हो, वेजिटेशन ना हो, तो सॉइल जो है उसको भी इजिली जो अपने साथ है कैरी कर कर ले जाता है। एंड वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि ये सारी जो हमारी चीजें हैं, जो एक्टिविटीज हैं बाय नेचर, वो क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं सॉइल का। पेरेंट रॉक और बेड रॉक, जितने भी हमारे रॉक्स जो हैं वो दूसरे से टकराकर क्या है सॉइल बन जाते हैं। बहुत ज्यादा फाइन जो हमारे पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं वो सॉइल के होते हैं। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि क्लाइमेट जो है हमारा वहां पर अगर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो वो सॉइल जो है वो हमें डेजर्टिक सॉइल की तरह देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा वो ड्राई होगी। लेकिन यहीं पर अगर कोई ऐसा क्लाइमेट जहाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हमें देखने को मिलती है रेन, तो वहां पर क्या होगा, उसी सॉइल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा जिसकी वजह से वो थोड़ी क्लेई होगी। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस होते हैं हमारी सॉइल के, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस एंड texture, age, chemical and physical properties of soil. India has classified its different types of soils in, हमारे पास आता है एलुवियल सॉइल्स। तो एलुवियल सॉइल्स कौन से होते हैं, ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एल्यूमिनियम सॉइल के अंडर कवर्ड है। द एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो नॉर्थ इंडिया में हमें ये 3 मेजर रिवर्स देखने को मिलती हैं जो डिपॉजिट करती हैं हमारी एलुवियल सॉइल्स को। इसमें जो है वो हमें देखने को मिलती है राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। तो आप अगर ये वाली जो सॉइल है हमें ज्यादातर किसी भी रिवर सोर्स के पास जो है वो देखने को मिलती है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एज दे हैव मूव्ड इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर टू बी बिगर इन साइज, वेयरएज इन द अपर साइड ऑफ द रिवर वैली द सॉइल्स आर कोर्स। होगा तो जब रिवर के साथ जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे बोल्डर्स होंगे या कोई भी ऐसा रॉक मटेरियल होगा, जब वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो ये जो है आपस में टकराकर जो है वो ग्राइंड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो कोर्सर होता है और नीचे आते आते क्या हो जाता है, ये फाइन पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है।
एलुवियल सॉइल्स के दो टाइप हैं। फर्स्ट हमारे पास है बांगर एंड सेकंड वन इज खादर। तो बांगर में क्या होता है, ये होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल की। अगर ये आपके माउंटेन्स और यहाँ से कोई भी रिवर जो है वो ड्रेन कर रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारे पास जो सॉइल होगी वो कंटिन्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिवर कंटिन्यू डिपॉजिट करती जाएंगी। वैसे ही जो यहाँ वाली सॉइल होगी, ये जो होगी वो ओल्ड होगी, तो ये ओल्ड वाली हमारे पास हो जाएगी बांगर। एंड जो हमारे पास लेट नई होगी, जो न्यू सॉइल यहाँ पर जो डिपॉजिट होगी, उसको हम बोलते हैं खादर। और खादर में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। कंकर क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइन हमें पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली रिवर से जो है वो ग्राइंड होते हुए बिग बोल्डर्स फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो न्यू डिपोजिशन है वो नहीं होगी। इसी वजह से इस एरिया में जो भांगर हमारी सॉइल है उसमें हमें कंकड़ देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ जो ये पार्टिकल्स होंगे वो लेस फर्टाइल होंगे और लेस फाइन पार्टिकल्स होंगे। वैसे ही जो हमारे लेटेस्ट होगी, जो हमारी न्यू यहाँ डिपोजिशन होगी, वो हमारी फर्टाइल होगी। है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल हमें कहाँ पे मिलती है और कैसे कलर की होती है? ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की ही होती है, जिसको हम बोलते हैं रेगर सॉइल। और क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। कि इसकी फॉर्मेशन के लिए एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और पेरेंट रॉक जो है वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, तभी हमारी ब्लैक सॉइल जो है वो किसी भी एरिया में फॉर्म हो सकती है। द सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। कि इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रेगर सॉइल भी बोलते हैं, और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। और सॉइल जो है ये कहाँ मिलती है? डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ जो इसका रीजन है वो वोल्केनिक इरप्शन से होता है, जिसकी वजह से इसका कलर भी ब्लैक होता है और ये लावा फ्लो की वजह से जो है वो बनती है। एंड द सॉइल कवर्स द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रीजन और एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो ये अगर हम देखें तो हमारा जो मिडिल इंडिया है या हमारा थोड़ा सा सदर्न पार्ट जो है इंडिया का आ जाता है, ये सारा कवर करता है ब्लैक सॉइल में। एंड ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर। नाम से ही हमें पता लगता है कि वो किन कलर्स की होंगी। रेड सॉइल जो है वो रेड कलर की होगी और येलो जो है वो येलो कलर की होगी। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स कहाँ से आते हैं? वोल्केनिक इरप्शन से। जो फर्स्ट हमारा एक साइकिल होता है, जब हमारा रॉक्स का साइकिल होता है, उसमें जो फर्स्ट हमारे पास आते हैं रॉक्स वो होते हैं इग्नियस रॉक्स एंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा आता है मिडिल इंडिया में। एंड दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इट लुक्स येलो व्हेन इट occurs in a hydrated form। तो जब भी वाटर के साथ कहीं ना कहीं केमिकल कॉम्पोजिशन आएगा तो येलो हो जाएगी, लेकिन जब इसका आयरन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा क्रिस्टलिन फॉर्म में, तो ये जो हमारी सॉइल है वो बन जाएगी रेड इन कलर। और ये कहाँ कहाँ पर मिलती है हमें? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड ऑल अलोंग द पेडिमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। लेटराइट सॉइल। और लेटराइट सॉइल कौन सी होती है? दीज डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहां पर वेट एंड ड्राई कंडीशंस जो हैं वो ऑल्टरनेट तरीके से हमें थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है। एंड दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। की यहाँ पर बहुत ज्यादा रेन होती है, जिसकी वजह से लीचिंग की वजह से ये जो हमें सॉइल है वो मिलती है। लेटरेटिक सॉइल इज एसिडिक। इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 6 और इसका जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंडली इन द सदर्न पार्ट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है वो सपोर्ट करती है हमारे डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को, बट ह्यूमस पुअर। की इसका जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है। एंड द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। तो ये जो बेसिकली हमारी सॉइल है वो प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए जो है वो अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें वेट एंड ड्राई कंडीशंस दोनों देखने को मिलती हैं। एरिड सॉइल जो यूजुअली हमें डेजर्ट या ड्राई एरियाज में जो है वो देखने को मिलती है। एंड द एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। की रेड टू ब्राउन इनके बहुत सारे शेड्स होते हैं। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइन होती है, वाटर कंटेंट मॉइस्चर बहुत कम होता है। सलाइन इन नेचर, क्योंकि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा तो जो सैलिनिटी है, जो सॉल्ट है वो इसमें रह जाएगा, जिसकी वजह से इसकी सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो obtained by evaporating the water and arid soil lacks humus and moisture।
जैसे इसमें जो मॉइस्चर है कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। द लोअर होरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स एंड द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर की। यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास सॉइल होगी, सॉइल प्रोफाइल्स होंगी, तो उसमें क्या होता है, वाटर ऑटोमेटिकली फिल्टर होता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंकर की वजह से यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर भी इजिली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल या तो माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलते हैं या फिर पूरे के पूरे जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहां पर हमें सॉइल देखने को मिलती है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। द सॉइल टेक्सचर इज लूमी, क्योंकि जो हमारे ट्रीज है, जो हमारे फॉरेस्ट में इतने सारे ट्रीज होते हैं, वो उस सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको, जैसे सॉइल जो है वो लूमी होती है। एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। कोर्स क्या है कि मतलब थोड़ा सा साइज इनका बड़ा होता है। जो हमारे रिवर एरियाज होते हैं, जो हमारे हिली एरियाज पे रिवर एरियाज होते हैं, इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। द सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस की। ये जो सॉइल है हमारी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, जो रिवर टेरेसेस होते हैं उन पे देखने को मिलती है, और ये जो है एलुवियल फैंस भी जो है वो क्रिएट करती है। यही सारी सॉइल्स की हमारे कंट्री में कैसा इनका डिवीजन है इंडिया में। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल देखें तो इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक जो होगा वो यहाँ के रिलीफ फीचर्स के साथ होगा। तो हमारे पास माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास हिमालयन रेंज है, फिर यहाँ पर हमारे पास पूर्वांचल रेंज भी है। तो इन सारे एरियाज में क्या होगा, हमें माउंटेनियस जो सॉइल है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन आ गया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सिक्किम आ गया, और यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा पार्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का भी देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हमारे पास आई एलुवियल। और एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन कहाँ पर होगा, हमारे ग्रेट नदर्न प्लेन्स में। और यहाँ पर कैसे होगा कि ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ से डायरेक्टली जो रिवर्स है इस एरिया में जो है वो अपने सारे जो सेडिमेंट्स हैं उनको डिपॉजिट करती रहेंगी, और न्यू सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट होंगे। इसकी वजह से ये वाला हमारा एरिया कौन सा हो जाएगा, खादर सॉइल का। और ये जो हमारी ओल्ड एलुवियल होगी इसको हम बोलते हैं बांगर सॉइल। वैसे ही अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें रेड एंड येलो की, तो जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट है, या फिर हम देखें कि हमारा जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ये सारा एरिया जो है वो का है। उसके बाद हम अगर देखें हमारे ब्लैक सॉइल का, तो जितना भी हमारा ये डेक्कन ट्रैप है पेनिनसुलर रीजन का, यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें कि हमारी लेटराइट सॉइल कहाँ पर मिलती है, तो लेटराइट सॉइल जो है हमें बीच बीच में थोड़े थोड़े पैचेस जो है वो इसके देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं थोड़ा सा राजस्थान एंड गुजरात में। उसके बाद हमारे पास आती है लास्ट सॉइल, दैट इज एरिड सॉइल। और ये एरिड सॉइल हमें कहाँ पर मिलेगी, किसी भी एक डेजर्ट एरिया में। और तो डेजर्ट एरिया हमारे पास कौन सा है, थार डेजर्ट इन राजस्थान। तो यहाँ पर जो सारी हमारे पास सॉइल है, मेजोरिटी ऑफ राजस्थान में जो हमारे पास सॉइल है वो है एरिड सॉइल, जिसमें मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी है। पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।